हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम CGPSC 2023 में गणित के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे गणित से काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। हाँ, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो आपको 100 में 100 नहीं बनाना था। आपको क्वेश्चन चुनना था जिस पर आपकी कमांड अच्छी है, जिस पर आप टाइम इन्वेस्ट करके वहाँ से नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था और हर क्वेश्चन सबसे बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। टाइम को देखते हुए 2 घंटे में आपको 100 में 100 बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको क्वालिफाइंग करना है। और क्वालिफाइंग करने के लिहाज से देखा जाए तो पेपर बिल्कुल क्वालिफाइंग करने के लायक तो था ही। ठीक है ना, चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। आज का पहला प्रश्न क्या है, मैथ्स का पहला। हाँ, और एक और बात कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो मैं आधे क्वेश्चन आज लूँगा मैथ्स के, आधे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका पार्ट 1 है ये। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है। यदि वह छूट को 6.5% से बढ़ाकर 15.5% कर देता है तो लाभ 378 रुपये कम हो जाएगा। यदि वह अंकित मूल्य पर 27% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और डूएबल क्वेश्चन था। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है। तो लागत मूल्य मान लेते हैं CP, हम मानते हैं कि वो CP है, ये कितना है 100 है। क्लियर है, तो अंकित मूल्य 40% अधिक रखता है। 40% अधिक रखता है, मार्क प्राइस मतलब कितना रखेगा, 140 रखेगा। सिंपल है, जो क्वेश्चन की भाषा है हमने सिर्फ और सिर्फ उसको यहाँ पर लिखा है और कुछ नहीं किया अभी तक। चलिए फिर क्या है, यदि वह छूट को 6.5 से बढ़ाकर 15.5 कर दे। अब छूट जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा किस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, आपका अंकित मूल्य पर दिया जाता है। पहले कितना छूट दे रहा था, 6.5%, तो 140 का 6.5% की छूट दे रहा है। इसका मतलब कितने में दे रहा है, इसका जो SP1 निकालूंगा, पहला वाला जो आपका सेलिंग प्राइस था 140 का 6.5% तो छूट दे दिया, इसका मतलब 93.5% होगा जो भी SP आएगा। अगर आपने 6.5% के छूट दे दिए हैं तो 140 का आप 93.5% निकाल लीजिए, आपका पहला सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या है, यदि वह छूट को 6.5 से बढ़ाकर 15.5% कर देता है तो आपका जो सेकेंड SP है 140 का 15.5 की छूट दे दिया तो 84.5% निकालूंगा तो मुझे आपका सेकेंड सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। क्लियर है, तो लाभ 378 रुपये कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, और ये जो कुछ भी चल रहा है 100 140 जो हम मानते हैं, किससे मानते हैं, हमेशा मैंने माना है किसमें, रेशियो में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 378 रुपये कम हो जाता है, देखिए कैसे होता है। 140, अब यहाँ कैलकुलेशन काम करेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, 140 का 93.5% नॉर्मली निकाल लो, 93.5%, इसको हटाओ, 0 लगाओ। ठीक है ना, चलिए यहाँ 0 से 0 गया। अब 5 दूनी 0, 5 कम 5, 4 5 8 40, 3 5 7 35। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, या हाँ 2 धाम 20, 2 7 14, 7 7 49 का 9 से लाई 4, 8 7 56, और ये हो जाएगा आपका 4 60 का 0 वहाँ से लाई 6, 4 7 कम 7 और 6 13, और ये आपका 10 है। तो 130 रुपये 90 पैसे, इसको मैं 130.9 मानता हूँ। ये हमारा SP1 है, यहाँ से कैलकुलेशन ही है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब यहाँ पर 140 का 84.5%, तो परसेंट का 0 और 1 दशमलव हटाया तो एक और 0 आ गया। यहाँ से ये गया, 5 दूनी 10, 0, 5 का 5 3 5 6 30, 4 5 45, फिर ये 2 और ये 7। ठीक है ना, तो यहाँ 9 7 63 का 3 ऐसे लाइक 6, 16 7 112 6 118, 118 मतलब कि 118.3, ये आपका SP2 आ गया। ठीक है, हाँ वापस क्वेश्चन में आते हैं। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो लाभ 378 रुपये कम हो जाएगा। पहले 130 था, अब 118 हो गया। कितना कम हो गया बताओ, कितना कम हो गया, तो 9 में 3 गया 6, और 30 में आपका 18 मतलब कि 12, मतलब कि 12.6 फर्क आया है। लेकिन क्वेश्चन हमें कहता है कि 378 रुपये कम आया है। 12.6 जो कम आया है ये क्या है, रेशियो है, और एक्चुअल क्या पता चल रहा है कि 378 रुपये की कमी हुई है। बस एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, 378 बट्टे 12.6, दशमलव को हटाओ, यहाँ 0 लगाओ। ठीक है ना, 126, 12 3 36, 6 3 18, मतलब कि 3 बार हो जाएगा 0। एक रेशियो बराबर कितना हो गया, तो 30 हो गया। अब बताओ निकालना क्या था,
यदि वह अंकित मूल्य पर 27% की छूट देता है। अभी तो 1 रेशियो की वैल्यू निकली है और हमने अंकित मूल्य हमारा कितना है 140 है, 1 रेशियो बराबर 30, तो 140 बराबर 140 गुणित 30, यही होगा हमारा अंकित मूल्य। मतलब कितना हो गया 14 या 4200 रुपये हमारा अंकित मूल्य है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, अंकित मूल्य पर 27% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा, ठीक है ना। अब इस अंकित मूल्य पर 27% की छूट देता है मतलब कि 73% में देता है, 27% की छूट देना मतलब 73% में बेचना। तो यहाँ काटो, इसे सॉल्व करो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 7 दूनी 14 की 4 से 1, 7 चौके 28 और 29, 3066, ठीक है ना। 3066 में बेच रहा है तो उसे कितना लाभ होगा। 3066 रुपये में बेचा है, इसमें उसने बेचा है मतलब ये हमारा एसपी है। किसने, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 1 रेशियो बराबर 30, तो 100 रेशियो बराबर 30 गुणित 100 मतलब कि हमारा सीपी कितना है 3000 है। 3000 सीपी है, 3066 रुपये एसपी है, तो कितना लाभ हुआ बताओ। 3000 सीपी है, 3066 रुपये एसपी है, तो 66 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं कि 66 रुपये का फायदा हुआ। 3000 सीपी, 3066 एसपी, कितना फायदा 66 रुपये। देख लो ऑप्शन 66, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ये होना था सही अप्रोच। बस हाँ, कैलकुलेशन तो थी, इसलिए मैंने कहा सही क्वेश्चन को पकड़ो। और ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर जिन्होंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है तो फिनिशिंग दो, लेकिन बार बार 3 बार में नहीं बना तो छोड़ दो, ठीक है ना। चलिए, वैसे ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं से भी ऐसा नहीं था कि आपसे एग्जामिनेशन हॉल में क्रैक ना हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ये मेरे मेथड को समझा है तो, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया कि सीपी क्या है, एमपी में ही हमेशा डिस्काउंट होता है, ठीक है। प्रॉफिट निकालना है तो सीपी से कंपेयर करके एसपी कितना आगे बढ़ा उसको देख सकते हैं अपन। बहुत सारी बेसिक चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए बनने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। किसी एक वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में कहीं मैंने एक बार भी इस क्वेश्चन को बताया था कि इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से बनते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। यदि ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष है, दर कितनी है 15%, 15% के फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 जो वार्षिक रूप से संयोजित है और प्रत्येक किस्त 5819 रुपये है, तो प्रभारित कुल ब्याज क्या होगा। बस 5819 कहीं लिख लेता हूँ, हाँ प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, ठीक है ना। चलिए क्या होता है तरीका देखिए, किस्त वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं वैसे एक बार मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है, बिना किसी फॉर्मूला के। बहुत सारी पुस्तकों में फॉर्मूला दिया रहता है लेकिन फॉर्मूले की जरूरत नहीं। देखिए, जब कितने सालों का था, कितने किस्तों में अदा करना था, क्वेश्चन में 2 था कि 3 था, 2 समान वार्षिक किस्तों में। तो 2 का वाला केस में क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये तो आपका 20 है और ये हो जाएगा आपका 20 और 3 23, 2 साल का है तो आपको इसका स्क्वायर लेना पड़ता है। 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529। अगला स्टेप क्या होता है, जो आपका 529 जो आपका सेकेंड रो है 2 साल वाले केस में, सेम टू सेम इस अंक को इसके जैसे बनाना पड़ता है। 529 को 529 मतलब 23 को 529 कैसे बना सकते हैं, 23 से गुणा करके, जो यहाँ गुणा किए हैं वही गुणा यहाँ करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा, 23 दूनी 46, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा तो 529 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारा ये बनता है 460 और 400 860, ये है हमारा पी। रेशियो में सब कुछ रेशियो में चल रहा है। 529 मतलब 1058, ये है हमारा ए। इसका मतलब इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कितना बनेगा ये, तो ये 40 और यहाँ पर 58 98 और 100 और 198, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखिए आपको बोला है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है 5819। प्रत्येक कहने का मतलब ये भी और ये भी। 529 रेशियो आपका बराबर है 5819 के, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 5819 डिवाइड बाय 529, ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 529 किससे कटेगा, तो ये 23 से कटेगा। 23 का गुणा 23 से कर दो 529, और ये कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, 12 बचा, 23 पंचे 115, 6 बचा, 23 तिया 69 253, ठीक है ना। 23 से कम 23, 2 बचा, 23 से कम 23, एक रेशियो बराबर कितना होगा 11 हो गया। एक रेशियो बराबर 11, इसका मतलब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था उसे प्रभारित कुल ब्याज कितना है। तो एक रेशियो बराबर 11, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 198 रेशियो है,
तो 198 रेशो का मान 198 गुणित 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने क्या बताया, सबसे आखिरी अंक लिखो और सबसे पहला अंक लिखो, ठीक है ना। 9 8 17 किस हाथ हासिल आई, 1 9 और 1 10 और 1 11 की 1 हासिल आई, 1 और 1 2, 21 78 देख लो भी ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कोई लेते हैं। एक संख्या को 9 से गुणा करने के बजाय 9 से भाग कर दिया गया, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि थी, इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर बताइए। कोई भी अंक मान लो जिसमें हम 9 से भाग कर सकते हैं, 9 से गुणा कर सकते हैं। 9 से भाग करेंगे, 9 को ही मान लो संख्या कितनी है 9 मान लो, हमारी मर्जी। मान लो कोई संख्या जो है ना, हम क्वेश्चन को मान लो कोई संख्या 9 है मान लेते। अगर ये संख्या 9 है तो 9 से गुणा करने के बजाय हमें तो 9 से गुणा करना था, मतलब सही आंसर क्या आता 81 आता, लेकिन हमने कर क्या दिया, हमने गलती से 9 से भाग दे दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। यही हुआ है क्वेश्चन में। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि थी, तो कितनी गलती थी देखना है। सही उत्तर था हमारा 9 से गुणा करना था, 81 सही उत्तर था, गलत उत्तर 1 आ गया। तो कितना कम आ गया, तो 80 कम आ गया। किसके रिस्पेक्ट में, सही वाले के रिस्पेक्ट में, सही वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो परसेंट निकालते हैं हम ऐसा इस प्रकार से, बस सॉल्व कर दो इसको। क्या है उस क्वेश्चन में सॉल्व कर देना है कि 81। हाँ, यहाँ तक पहुँचने के बाद लगता है कि शायद क्वेश्चन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो आप बीच में ही समझ में आता है कि शायद ये कटने पिटने वाली वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नज़र आता कि 10 या फिर 80, तो ऐसा लगता है कि हाँ कट रहा है, मतलब क्वेश्चन सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देख करके लगता है, लेकिन उसमें नहीं जाना। आपने अगर कॉन्सेप्ट सही अप्लाई किया है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप सीधे सीधे भाग दे दो, क्या दिक्कत है। 8000 9 एकम 9 9 8 72 और यहाँ से आएगा आपका कितना, तो 29 है, मतलब कि 30 तो 70 71 ये 0, फिर 9 81 नहीं आया तो 729 आ रहा था, तो 8 बार में जाएगा, क्लियर है। 98 वाला कोई आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर देखो हो गया। फिर भी आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं और एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, 8 एकम 8 8 8 64, 10 में 8 गया 2, 10 में 4 गया 6 और ये 62 ही आएगा, तो 0 लगाया मैंने दशमलव लगा के, ठीक है। अब यहाँ पर 8 बार में तो 648 था, तो पक्का है कि 7 बार में जाएगा, तो 7 एकम 7 और ये अब 56। आगे बढ़ा दो चाहे तो और जो कंटिन्यू कर सकते हैं। 98.7 यहाँ तक भी चले गए, फिर भी आगे चलो। 10 में 7 गया 3, 11 में 6 गया तो 5 53, फिर देखो 7 बार में ही जाएगा क्योंकि 567, 10 में 7 गया 3, हाँ यहाँ लगभग 6 क्योंकि 6 बार में जाना पड़ेगा। तो 98.76 अगर आ रहा है, 98.77 आ रहा है, क्या दिक्कत है 0.01 में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या ए, नहीं बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था और ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन थे तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको CGPSC का एग्ज़ाम तो हो गया, CG व्यापम कोई एग्ज़ाम है या ऐसा लगता है कि अभी आपकी तैयारी वैसी नहीं है जैसी एग्ज़ाम को देने के लिए होनी चाहिए, कम से कम क्वालिफाई करने के लिए तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज का पता होना जरूरी है। बेसिक ही पता नहीं होगा तो आप क्या है कुछ क्वेश्चन के एक अपर लेवल को टच नहीं कर सकते। और अगर बेसिक सीखना है, अच्छे से तैयारी करना है, तो आपको केवल एक काम करना है। हम लोग का ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ऐप का नाम है इसी चैनल के नाम की तरह भूपेंद्र मिश्रा। वहाँ क्लास है मेरी मैथ्स एंड रीजनिंग, बहुत सारे क्लासेस वहाँ अपलोडेड है। प्राइस है 1499। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर प्राइस को लेकर कोई इशू है तो। और एक इंग्लिश कोर्स है 499 में। तो तैयारी करेंगे तो कम से कम आप अगर कोर्स परचेस करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको कम से कम 3 महीना या 4 महीना नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी कैपेबिलिटी उस प्रकार की हो पाएगी कि हाँ क्वेश्चन अगर टफ आ भी गया थोड़ा दिमाग लगा के आंसर तक पहुंच सके। और CG व्यापम के लिए तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर आपने कोर्स देख लिया, पढ़ लिया, तो CG व्यापम क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। पूरे 30 में से मैं 28-29 मान के चलता हूँ। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीनी और पानी के 34 लीटर घोल में 36.4% चीनी है। उबालने के बाद उसमें से 8 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। घोल में चीनी का कितना प्रतिशत बचता है। चीनी और पानी, शुगर एंड वाटर का क्वेश्चन। 34 लीटर है, टोटल है 34 लीटर।
36.4% चीनी है, इसका 36.4% चीनी है, तो 34 का 36.4% निकाल लो, आपको शुगर मिल जाएगा कितना है। तो डायरेक्टली सॉल्व ही कर दो, कैलकुलेट कर लो। 4 चौके 16 की 6 हसलाई 1, 4 चौके 24 25 का 5 हसलाई 2, 4 तिया 12 2 14, 3 चौके 12 की 2 हसलाई 1, 3 छक्के 18 19 का 9 हसलाई 1, 3 3 और 1 10, 6 5 7 9 4 13 3 हसलाई 1 और 3 जीरो है तो 12.376। मतलब कि 34 लीटर में जो आपकी चीनी है वो कितनी है 12.376 और टोटल मिश्रण है आपका 34.000 मान लो। इसका मतलब पानी कितना है, जब इस पूरे घोल में चीनी इतनी है तो पानी कितना होगा घटा करके देख लो। 10 में 6 गया तो 4, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 3 गया तो 6, फिर 3 में 2 गया तो 1, 3 में 2, 3 में 1 गया तो 2, मतलब पानी इतना है। अब देखो मतलब कि जो 34 लीटर का घोल था उसमें इतना लीटर मतलब कि इतनी मात्रा 12.376 ये जो है इसमें चीनी थी और पानी था इतना 21.624, टोटल 34। अब क्या होता है, उबालने के बाद उसमें से 8 लीटर पानी वाष्पित हो गया। चीनी वाष्पित हुई क्या? नहीं, केवल 8 लीटर पानी। तो 21.624 में से और 8 माइनस करो क्योंकि इतना तो वाष्पीकृत हो चुका है। 13.624 ये बचा। अब ये पानी इतना बचा है, बचा हुआ पानी, बाकी तो वाष्पीकृत हो गया। ये क्या है? वाष्पीकृत हो गया, इतना बचा है। अब हमको बताना है घोल में चीनी का कितना प्रतिशत है। अब 8 लीटर पानी निकल गया, टोटल 34 था, 8 निकल गया, जो निकला पानी ही था, तो 34 में से 8 निकल कितना बचा? 26। तो अब टोटल कितना हो गया है घोल? तो 26 हो गया है। अब हमको बताना है घोल में चीनी का प्रतिशत कितना बचता है। कितना है चीनी? कितना है? 12.376। अभी घोल कितना हो गया? 34 से कम होकर के 26। ठीक है, परसेंट निकाल लो बस, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि अगर 26 का मैं 50% लेता तो ये 13 होता, लेकिन 13 से कम है, मतलब कि 50% से थोड़ा सा कम, 50% से थोड़ा सा कम क्या है यहाँ पर? 47.6% है। बस इसी को देख करके आप आंसर कर दो। क्लियर है कैसे किया? अब यहाँ पर पॉइंट को हटाता, 3 जीरो लगाता, फिर उसके बाद इतना लंबा कैलकुलेट करता, उससे अच्छा क्या है? चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्व करके देख लेना, इतना एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमको पूरा सॉल्व करने से मतलब क्या, हमारे पास ऑप्शन है। अगर यहाँ पर ऑप्शन 48 होता, 49 होता या 46 को होता तो मैं सोचता, लेकिन बाकी जो दोनों ऑप्शन बचते हैं वो 44 के रेंज में है और ये ऑप्शन 47.6 है। तो 26 का आधा करता हूँ तो 13 आता है, मतलब 50%। हमको 50% नहीं, थोड़ा सा और कम मिल रहा है। क्यों? 13 नहीं है, 13 से थोड़ा सा कम है, 12.3 है, 13 नहीं है। 13 होता तो 50% होता, लेकिन 12.3 है, मतलब 50% से थोड़ा कम ले लो। तो क्या दिख रहा है ऑप्शन में यहाँ पर? 47.6, ऑप्शन सी। ठीक है, चाहे तो इसको सॉल्व भी कर लीजिए, आपका 47.6% ही आएगा। तो ये हुआ सॉल्यूशन आपका एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना से 30 अधिक है। आंतरिक कोण बाह्य कोण के 4 गुना से। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, आंतरिक कोण बाह्य कोण के 4 गुना से, मतलब कि बाह्य कोण के 4 गुना से 30 अधिक है। ये हो गया। हमको पता है एक चीज़ कि I प्लस E दोनों करते हैं, आंतरिक और बाह्य का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कितना दिया है I का मान 4E प्लस 30, मतलब आंतरिक कोण का मान। इस प्रकार से आप निकालेंगे 180, 4 और 1 5E, 180 में से 30 150। E का मान कितना आ गया? 5 तिया 15, मतलब कि 30। बाह्य कोण कितना आ गया? 30 आ गया। और हमको पता है बाह्य कोण बराबर 360/n, जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या तो निकालना ही पड़ेगा। इस प्रकार से हम n निकालेंगे तो 30 को नीचे ला लो, ये हो गया आपका 12, मतलब कि 12 भुजाओं का ये बहुभुज है। n बराबर 12 आ गया। विकर्णों की संख्या n-3 डिवाइड बाय 2, ये होता है बहुभुज में विकर्णों की संख्या। और यही हमको पूछा है। n बराबर 12 है, 12 में 3 कम कर दूंगा, कितना आएगा? 9 आएगा। और यहाँ पर 2, 2 छक्के 12, 9 छक्के 54, 54 ऑप्शन देखो आंसर बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे।
नेक्स्ट जितने ज़्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में हो जाए, कम से कम 15-16 तक तो जाना ही है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बेंगलोर में 494 छात्रों ने मॉक परीक्षा दी। परीक्षा में 53% लड़कों और 79% लड़कियों ने कट ऑफ पास किया। यदि उत्तीर्ण छात्रों का कुल प्रतिशत 68% है तो परीक्षा में भागने वाले लड़कियों की संख्या, ठीक है देखो टोटल है 494, बॉयज़ का परसेंटेज जो पास हुए हैं 53%, गर्ल्स का कितना है 79 और टोटल दिया है, टोटल है 68%। सिंपल तरीका एलिगेशन लगाओ तो 5 में 3, 8 में 3 गया तो 5, 6 में 5 गया तो 1, 9 में 8 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11:15। टोटल करेंगे तो कितना होगा ये 11 और 15 करेंगे तो 26। टोटल कितना है यहाँ पे 494, तो यही जो 26 है टोटल एक्चुअल में कितना है 494 है। तो एक रेशियो निकाल लो, 494 डिवाइड बाय 26, हाँ 13 दूनी 26 कट सकता है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 10 बजा 13 अट्ठे 104, 2 से काटो 2 19 गया, एक रेशियो बराबर 19 आया। निकालना क्या था, लड़कियों की संख्या निकालना था। लड़कियों की संख्या मतलब कि 15 रेशियो, एक रेशियो बराबर 19, तो 15 रेशियो बराबर 15 गुणित 19, 15 में कितना होता है 225 होता है, और 4 और बचा है तो 15 चौके 60, 225 और 60 करूँगा तो कितना जाएगा आपका 285। आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन नेक्स्ट एक पार्टनरशिप से लिया और बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, पी ने 1,12,000 की पूंजी से, ध्यान से समझिए क्वेश्चन की वर्डिंग को, 1,12,000 की पूंजी से एक व्यापार शुरू किया। हाँ, इसने तो मतलब कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा कि पूरे 12 महीने के लिए किया है। एक और ये 12,000 और ये पूरा 12 महीने के लिए किया, ठीक है। इसे मिटाना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, 2 महीने बाद 80,000 की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। कौन? क्यू। 2 महीने बाद 80,000 की पूंजी के साथ शामिल हो गया, और फिर 2 महीने बाद आर भी 72,000 की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। व्यवसाय शुरू होने से के 10 महीने बाद क्यू ने 8,000 रुपये वापस ले लिया। अच्छा, देखो एक्चुअल में मैं भी आपको समझा रहा हूँ, तो पी का है। पी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, 12 महीने के लिए पैसा लगाया, कभी बीच में से ना तो पैसा निकाला ना तो ऐड किया। तो इसमें तो ये बहुत ही सिंपल सा है कि 12 महीने के लिए कर दिए। लेकिन क्यू को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे, गलती कहाँ करते हैं। क्यू ने, हम ये मान के चल रहे हैं अब 12 महीने का है, तो ये 2 महीने बाद कर रहा है, तो मैं मानूंगा कि इसने 10 महीने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। कितने महीनों के लिए? 10 महीनों के लिए। इसके पास राशि पहले कितनी है? 80,000। ये मैं यहाँ साइड में इसे भी लिख लेता हूँ, 80,000 10 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है। लेकिन बाद में हमको पता चलता है, हाँ, जो 12 महीने हैं 2 महीने बाद आया है तो 10 महीने बाद करेगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद, व्यवसाय शुरू हुआ अगर जनवरी में, तो उसके 10 महीने बाद इसने क्या किया, 8,000 वापस ले लिया। मतलब 80,000 रुपये इसने टोटल 10 महीने में नहीं लगाया है। बात समझ में आ रही है? इसने 2 महीने बाद इसने अपना पैसा लगाया था, तो इतना तो श्योर है कि शुरू के 2 महीने तक इस शामिल ही नहीं था उस व्यवसाय में। यह मात्र 10 महीने रहा है। लेकिन 10 महीने जो रहा है उसमें से भी ऐसा है कि व्यवसाय चालू होने के 10 महीने बाद, मतलब कि व्यवसाय अगर जनवरी में चालू हुआ एग्जाम्पल के लिए, तो आपका 10वां महीना मतलब कि अक्टूबर तक इसने टोटल 80,000 रुपये जो है वो केवल इसने जनवरी से अक्टूबर, शुरू के 10 महीने, शुरू के 2 महीने शामिल नहीं था, तो कितना बचा? 8 महीने ही था। बात समझ में आई? एक्चुअल के शुरू के 2 महीनों में तो इसने किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था। इसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया टोटल 10 महीने के लिए किया था। लेकिन शुरू के 2 महीने को हटा दो तो बाकी बचे कितने? 8। तो जो 8 महीने थे उसमें इसने क्या किया? 80,000 इन्वेस्ट किया। अब टोटल मैंने कहा कि 10 महीनों के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन बाकी के 2 महीने जो बच गए उसने क्या 80,000 किया था क्या? नहीं, उसने 10 महीने बाद 8,000 वापस ले लिया था। तो 80,000 में से 8,000 वापस ले लिया है तो कितना? 72,000। तो ये इसका सारांश है, जो क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 12 महीने इसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसने किया 10 महीने इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस 10 महीनों के इन्वेस्टमेंट में
8 महीने के लिए अपनी टोटल राशि लगाता है और बाकी के 2 महीनों में 8,000 रुपये निकाल के बची हुई राशि 72,000 रुपये लगाता है। अब बोलोगे 8 और 2 10 हुआ और शुरू के 2 महीने में शामिल ही नहीं होता है उस व्यवसाय में। ये था इसका तरीका, इस प्रकार से समझना था। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे 80,000 रुपये लगाया तो था, लेकिन वो 8 महीने के लिए, फिर वो क्या करता है 2 महीने के लिए 72,000 रुपये की राशि ही लगाता है। तो ये 2 ऐसा कर दो, ये क्यू का। चलो अब आएगा आर की बारी। आर क्या करता है भैया? हाँ, और ये क्वेश्चन पेपर में अगर देखा जाए तो बहुत टाइम टेकिंग था, क्योंकि यहाँ भी टाइम लग रहा है। हाँ, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में भी आप बनाओगे तो बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा क्वेश्चन की किस प्रकार शब्द क्या कहता है, सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है। उसके बाद 2 महीने बाद आर 72, उसके फिर 2 महीने बाद, मतलब कि अगर देखा जाए तो शुरू के 2 महीने तो क्यू था ही नहीं, उसके बाद के 2 महीने में अगर देखा जाए तो आर जो है शुरू के 4 महीने तक नहीं था। तो आर ने टोटल कितने महीनों के लिए पैसा लगाया है? आर ने टोटल लगाया है 8 महीनों के लिए। टोटल, जिस प्रकार से क्यू ने टोटल लगाया था 10 महीने के लिए, उस प्रकार से आर ने टोटल 8 महीने के लिए ही पैसा लगाया है। और कितना लगाया था? 72,000 रुपये। अब यहाँ भी देखना पड़ेगा कि 72,000 कितने महीने के लिए लगाया है। तो 72,000 रुपये लगाया व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद, मतलब व्यवसाय शुरू हुआ जनवरी से तो अक्टूबर तक, 10वां महीना अक्टूबर और जनवरी जो है अगर पहला महीना था तो व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद, मतलब कि शुरू के 4 महीने तो ये था ही नहीं, तो बाकी बचे कितने हो गए? 6 महीने। क्लियर है? तो ये थे 72,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाया है। लेकिन तो बाकी के बचे 2 महीने में क्या लगाया तो देखते हैं। बाकी के बचे 2 महीने आर ने भी 8,000 रुपये निकाला, मतलब कि जब निकाला था उसने 10 महीने बाद 8,000, तो इसने भी 8,000 निकाला था। तो बाकी के 2 महीनों में 72,000 में से 8,000 और निकाल दो तो 64,000 बचेगा। तो ये होगा आपका, इसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया, 4 महीने लगाया ही नहीं शुरू के। क्लियर है? और जो 8 महीने पैसा लगाया तो 6 महीने तो पूरी राशि लगाता है, लेकिन बाद के बचे 2 महीने में इसने 8,000 रुपये निकाल करके 64,000 रुपये की राशि लगाता है। ये हुआ। तो ये आएगा आपका 72,000 × 6 प्लस 64,000 × 2। चलिए ये था। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि पी ने लगाया 12 महीनों के लिए, क्यू ने लगाया 10 महीनों के लिए, लेकिन 10 महीने में शुरू 10 महीने क्यों? क्योंकि शुरू के 2 महीनों में क्यू ने पैसा लगाया ही नहीं था, तो 10 महीने हुआ। और जब उसने 10 महीनों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो शुरू के 8 महीने में टोटल और बाद के 2 महीने में 8,000 रुपये निकाल करके बचा 72,000 रुपये लगाया। आर ने 4 महीने तो व्यवसाय में शामिल था ही नहीं, बचा कितना? 8 महीना, लेकिन उस 8 महीने में भी उसने 6 महीने पूरा लगाया और बाकी के 2 महीनों में 8,000 रुपये कम लगाया, मतलब 64,000 रुपये लगाया। चलिए आगे। अब इसका हमें ये क्या है एक्चुअल में? ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये आपका टाइम है, और यही तो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब जो इसका रेशो निकलेगा वो आपका प्रॉफिट का रेशो निकलेगा। अब देखो, अब इसको बस कैलकुलेशन बचा है, जो भी क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स थी वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको सॉल्व करना है, और यही सबसे बड़ा वो लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, इतने बड़े बड़े अंक नज़र आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी। 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी, 3 जीरो सब में। तो हमें अगर 3 जीरो को हटा ही दो, बाहर निकालो, काटो, रेशो में काटने पिटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका हो जाएगा 112 × 12। 3 जीरो यहाँ से भी और यहाँ से भी गए, ठीक है ना? तो 80 × 8 प्लस 72 × 2, और ये हो आपका 72 × 6 प्लस 64 × 2। अब सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 सब में है। चलो पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से पहले तो। 8 × 64 640 प्लस 72 दूनी 144, तो ये होगा आपका 4 और 64 14 कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, 6 दूनी 12 तो 1 6 7 42 और 1 43 43 प्लस 64 दूनी 128 128 जोड़ूंगा तो 8 10 1 3 और 2 5 और 1 6 4 और 1 5 560। तो ये आपका हो गया 560, और इसका रेशो निकालूंगा। अब 112 × 12, अब 112 × 12 करूँगा तो 100 × 12 मतलब कि 1200। ठीक है ना? 12 × 144 मतलब ये हो जाएगा आपका 4 4 और ये 1344। ठीक है, चलो काटना शुरू करते हैं। 4 से कटेगा ये, 4 × 3 = 12, 1 4 × 3 = 12, तो हाँ 4 से कट जाएगा। 4 × 3 = 12,
1, 4 तिया 12 और ये 2, 4 छक्के 24, 4 से काट देते हैं इसे, 4 एकम 4, 3 4 निया 36 और 2, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, 0। अब 4 से और 4 8 32, 1 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 4 निया 36, 4 तिया 12, 2 4 पंचे 20। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। क्वेश्चन है यदि Q को एक वर्ष के अंत में लाभ में अपने हिस्से के रूप में 11,900 प्राप्त हुए, मतलब कि ये जो 49 है, 49 रेशियो ये क्या है आपका 11,900 के बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, 11,900 बटे 49, इसे निकाल लो। तो कुल लाभ क्या था? कुल लाभ मतलब कि 84 + 49 + 35, कुल लाभ सबका योग 9 4 13, 5 18 की 8 हासिल आई 1, 8 और 1 9 4 13 3 16, 168 रेशियो को हम निकालना है। मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना है कि एक रेशियो की वैल्यू जो भी आएगी उसमें 168 को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से करना पड़ेगा 49 को 100। अब यहाँ भी क्वेश्चन जब आप बनाने जाएंगे तो यहाँ पर भी लगेगा कट नहीं रहा है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन गलत बन रहा है। मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ होगा जिन्होंने इस क्वेश्चन को टच किया होगा कि 49 देखा 119 देखा, वहाँ पर सरेंडर कर दिया, नहीं लग इन रहा, ऐसा रेशो थोड़ी निकलेगा पॉइंट में, लेकिन ये सही जा रहे हैं हम, ठीक है ना। 49 से 119 00, चलो निकालते हैं 119 00, कहीं कुछ कटने वाला, 49 दूनी 98, 9 में 8 गया 1, 11 में 9 गया 2, 1 उतारा। अब 50 चौके 200 होता है तो 49 चौके कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। यहाँ से कितना 14 बचा और यहाँ पर 0। अब 50 तिया नहीं, 50 तिया 150 होता है तो 147 जाएगा, 49 तिया 147 मतलब कि दूनी जाएगा ये, तो ये 98 हो गया। अब यहाँ पर 40 और 2 42, अब यहाँ दशमलव लगाऊंगा और 0 लगाऊंगा। अब 50 का गुणा में अगर मैं करता हूँ 8, 50 अट्ठे कितना होगा आपका, तो 8 400, हाँ तो ये हो सकता है 242.8, तो 49 अट्ठे मतलब कि 50 अट्ठे मतलब कि 400, तो ये हो जाएगा आपका 392। और यहाँ तक आकर हम रुक सकते हैं, ठीक है ना। 242.8, एक रेशियो की वैल्यू सोचो, आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को क्यों बोल रहा हूँ टफ और थोड़ा सा अजीब, एक रेशियो की वैल्यू हमारी पॉइंट में आ रही है और यहीं पर आकर के आप सोचोगे कि शायद मेरा क्वेश्चन गलत बन रहा है, लेकिन आगे सॉल्व और करना है। 242.8 गुणित 168 जब करोगे तब जाकर के इसका करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए 242.8 गुणित 168, और मैं यहाँ पर इसको सिर्फ सॉल्व बस करना है मुझे। अब इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं अभी, लेकिन मैं यहाँ लंबा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे भी इस क्वेश्चन को बहुत लंबा ले लिया मैंने, तो वैसे इसका मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ क्या आएगा, तो बी आएगा ऑप्शन। आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, जो आंसर सही है, जितना आ रहा है कितना 40,800 वो आ रहा है कि नहीं एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो लाभ पिछले लाभ से दुगना हो जाता है। यदि मूल अंकित मूल्य 450 है तो मूल बिक्री क्या होगा। देखो मूल अंकित मूल्य ओरिजिनल मार्क प्राइस 450 दिया है, MP ओरिजिनल कितना है 450, और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है बोल रहा है, 50% अधिक है मतलब कि 1/2, मतलब कि 3/2। किससे अधिक है, लागत मूल्य से। अगर लागत मूल्य आपका ये CP है तो 50% अधिक होने के बाद तो ये आपका MP है, ओरिजिनल MP 450, और यहाँ पर रेशियो में 3, मतलब कि एक रेशियो बराबर कितना होगा 3 रेशियो बराबर 450 है तो एक रेशियो बराबर 150, इसका मतलब 2 रेशियो बराबर 150 दूनी 300। तो यहाँ हमको एक बात समझ में आ गई कि CP जो है वो 300 है, MP जो है वो 450 है, ठीक है ना। चलिए जब अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं अपन कि लाभ प्रॉफिट या फिर SP निकाल लेते हैं, प्रॉफिट ही निकाल लो, चलो प्रॉफिट क्या होता है तो SP माइनस CP होता है। अभी हमें प्रॉफिट का कुछ नहीं पता तो हम X मान लेते हैं और CP कितना है 300 है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है ना अभी का। फिर जब अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाना मतलब कि MP जो 450 है
25% की वृद्धि, 25% मतलब कि 1/4, मतलब कि वृद्धि होने के बाद इसका 5/4, इसको अभी ऐसे ही रखो, क्या पता आगे कुछ कटे पिटे, ठीक है ना। ये हमारा MP है। फिर और बिक्री मूल्य में मतलब कि सेलिंग प्राइस में 20% की वृद्धि होती है। सेलिंग प्राइस अभी कितना है, X मैंने माना हो, इसमें 20% की वृद्धि ले लो। 20% की वृद्धि मतलब 100 से कितना हो जाना, 120 हो जाना, ठीक है ना। अगर ये मैं ये कहूँ 20 या फिर ऐसा समझो 20% की वृद्धि 1/5 वृद्धि हो जाना, मतलब कि 6/5 मतलब कि 1.2, पहले x था तो अब कितना हो जाएगा 1.2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो नया वाला प्रॉफिट क्या होगा, न्यू प्रॉफिट 20% की वृद्धि होने के बाद 1.2x, ठीक है ना। CP तो इतना ही है। तो लाभ पिछले लाभ से दुगना हो जाता है। अभी का लाभ कितना है 1.2x माइनस 300, पिछला लाभ कितना है x माइनस 300, पिछले लाभ से दुगना हो गया, पिछले लाभ से दुगना हो गया। तो मूल बिक्री मूल्य मतलब क्या आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपको SP निकालना है जो कि हमने x माने, तो x का मान निकाल लेना क्वेश्चन सॉल्व, इसका कुछ काम ही नहीं पड़ेगा मतलब। तो 1.2x माइनस 300, ये 2x और 300 दूनी 600, 1.2 या फिर 2 को वहाँ ले जा लो, 2x माइनस 1.2 0.8x, और 600 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 600 में 300 गया तो 300। अब 0.8 को नीचे ला लो, x का मान निकल जाएगा 0.8, तो यहाँ से 8 को दशमलव को हटाओ, यहाँ 0 लगाओ। अब 3000/8 मतलब कि आपका 8 तिया 24, ठीक है ना, 6 और यह होगा 8 7 56 4, ठीक 8 5 40, 375 देख लो भी ऑप्शन में 375 ऑप्शन है। वाह बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। 375 रुपये ये आपका आएगा, x की वैल्यू जो आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था। कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, और लाइक जरूर करिएगा अगर ये तरीका, ये क्वेश्चंस बनाने का जो भी आपका जो ट्रिक है, अगर आपको काम ये जो अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। चलिए, तो फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे जहाँ पर ऐसे तरीके जो बता रहा हूँ वो कहीं ना कभी काम आए। चलिए, अब ये इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ DI के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अच्छा चलो DI के क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले हम लेते हैं कुछ टाइम एंड वर्क। A एक काम का 3/5 14 दिन में करता है। A एक काम का 3/5 भाग 14 दिन में कर रहा है, मतलब पूरा भाग कितने दिन करेगा, 14 5 70, 3 नीचे आ जाएगा, 70/3 करो सीधे, क्या 3/5 70/3 दिन में करता है, बोलो सीधे एक काम को। इसके बाद B से जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम को, बचे हुए काम को 6 दिन में करते हैं। B जुड़ा, अब बचे हुए काम को 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना, बचे हुए काम को 6 दिन में। अच्छा, पूरा काम कितना था, पूरा काम में मतलब 3/5 काम को तो A ने किया, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 5 में 3 क्या 2/5। तो एक्चुअल में ये बोल रहा है कि 2/5 काम को ये दोनों मिल करके 6 दिन में करते हैं। तो यहाँ भी सेम कर दो, 6 पंचे 30/2 मतलब 15, 6 पंचे 30/2 मतलब कितना 15। तो A और B मिलकर इस काम को 15 दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज कर दिए, जो भी 2/3/5 2/5 इसको हटा करके थोड़ा सा सिंपल कर लिए अपने लिए, ठीक है। B अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, चलो देखो, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा सबसे पहले। इसका लेना पड़ता है LCM, ठीक है ना। कभी भी इस प्रकार से आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। तो कैसे निकालते हैं हम, अंश और हर वाला कैसे निकालते हैं हम, लघुत्तम अंश का LCM और हर का SCF। हर तो यहाँ 3 है, यहाँ तो 1 है, तो SCF तो 1 ही आएगा। और LCM निकालेंगे 15 और 70 और 15 का, तो बिल्कुल कभी कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालो। तो 3 पंचे 15, 5 एकम 5 2 5 चौके 20, 5 एकम 5 14, 14 पंचे 70 तिया 210, 210 इसका LCM आ गया। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालो, 210/70/3 ये आएगा, 70 तिया 3 तिया 9, एक इफिशियंसी 9 आ गई, ठीक है ना। अब 210/15 करूँगा, तो 15 एकम 15 6 15 चौके 60। A और B की मिलकर के इफिशियंसी 14 आ गई। तो A की इफिशियंसी तो 9 है, टोटल है 14, तो ये B की कितनी होगी 5 होगी। अब इस B अपनी इफिशियंसी के साथ आएगा
टोटल वर्क को करने के लिए, तो 210 को अपनी प्रिंसिपल से करेगा, अपनी क्षमता से करेगा, तो 5 चौके 20, 10 मतलब कि 5 दूनी 10, 42। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। यदि यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन को, जिसकी लंबाई पहले से 40% अधिक है, कितने समय पार कर लेगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है, ठीक है ना, 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखो सबसे पहले तो ये है सिंपल चीज़, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं तो बोलता हूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस में इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल बेसिक के साथ लगे रहो, वही आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। चाल कितनी है 90, दूरी हमको उस ट्रेन की लंबाई पता है क्या, लंबाई नहीं पता है तो x मान लेता हूँ। कितने समय में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है। लेकिन ये 90 जो है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो चेंज कर दो किलोमीटर को मीटर में, घंटे को कितने में, 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, ऐसा करके आपको निकल जाएगा। ये 24 जो है इधर जाएगा, आपको मिल जाएगी x, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 चौके 24, ठीक है ना। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 30 बार में गया, ठीक है। और कुछ बचा नीचे नहीं, 3 दूनी 6 और 2 0, मतलब कि 600 मीटर की वो ट्रेन है। पहली बात तो ये हो गई। अब बात ये है कि दूसरी ट्रेन जो रुकी हुई है उसकी लंबाई जो है 40% अधिक है, इसकी 40% मतलब इससे 40% अधिक है। 40% कहने का मतलब होता क्या है, 2/5 यही होता है, मतलब कि 7/5 ले लो इसका, वो आपकी दूसरी ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, मतलब कि 840। ये दूसरी ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। और ये जो है 600 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई है। और हमको निकालना है कितने समय में पार करेगी, तो हमेशा दूरी जुड़ती है, याद रखना। चाहे आप इस दिशा में जाओ या कैसे भी जाओ, आपको विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो, दूरी सदैव जोड़ी जाती है। तो 600 और 800 मतलब 1440 टोटल दूरी हो गई। और हमको समय करना है, पहली ट्रेन रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो अपने स्पीड से करेगी, ठीक है ना। कितने समय में पार करेगी, तो वो तो अपने 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी। तो 1440 मीटर में है अभी ये, ठीक है ना। और ये 90 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो वही काम करो 1000 और यहाँ पर 3600। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तीनों जीरो को हटा दो, ठीक है। अब यहाँ से 4 4 8 और 1 9, 3 12 3 36, ठीक है ना। 3 12 बार में गया, 3 30 बार में गया, ठीक है। फिर 3 धाम और 3 चौके 12। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ले लो यहाँ पर पॉइंट में है क्या, हाँ बिल्कुल मिलेगा पॉइंट में। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 डिवाइड बाय 5, 5 पंचे 25, 3 बचा 5 सत्ते 35, 3 बचा 5 छक्के 30, 57.6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। बताना भैया कमेंट करके कैसा लग रहा है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये सिंपल, ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। डीआई के क्वेश्चन भी ले लेते हैं 2-4। चलिए एक डीआई का छोटा सा क्वेश्चन था, आकृति आपको नजर आ रही होगी। 2016, 18, 2020 और 21 में औसत असफलता दर आपको दिया कितना है, सफलता दर का दिया है। तो सफलता दर का दिया है, मतलब असफलता दर आप 100 में से माइनस कर दो उसको। तो 2016 में कितना है, तो 2016 में से 65 है, सफलता है, तो असफलता कितनी हो जाएगी 35%, ठीक है। 2018 में कितना है 52 है, मतलब कितनी हो जाएगी ये, तो ये 48%। ऐसे क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व किए ही होंगे। और 2020 में 72 है, मतलब क्या हो जाएगा ये 28%। और 2021 63 है, तो ये कितना जाएगा 37%। असफलता दर है, डिवाइड बाय 4 कर दो। 5 8 5 13 8 21 7 28 का 8 हासिल आई, 2 3 2 5 4 9 2 11 3 14 डिवाइड बाय 4 4 3 12 2 4 7 28 37%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डीआई के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं क्लास को एंड करने से पहले।
कुछ DI के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में बता दूंगा आगे। हाँ, कुछ एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन, बढ़िया शानदार क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन, डुएबल सबसे बन जाना चाहिए था। आपके सामने तालिका दी गई है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। अंग्रेजी और इतिहास में महिला लेक्चरों की संख्या में क्या अंतर है? अब देखो, अंग्रेजी और इतिहास में जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, टोटल लेक्चरों की संख्या कितनी है? 800 है, ये टोटल है, ठीक है ना। अब अंग्रेजी में टोटल लेक्चर कितने हैं? 20% है, तो इंग्लिश में 800 का 20% मतलब कि 1/5, मतलब कि 16 पंचे 80, मतलब कि 160, ठीक है। 160 इंग्लिश में टोटल है। अब इसमें बताना है मुझे कि महिला कितनी, तो इंग्लिश में देखो महिला नीचे आपको पता चलेगा 4:1 पे है, मतलब कि 4:1 पे है। इसका मतलब टोटल 5:160 के बराबर है। 1 रेशियो यहाँ 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10 के बराबर, 32 के बराबर हो जाएगा। महिला मतलब कि आपका अंग्रेजी में महिला 1 रेशियो मतलब कि 32, ये आपका मिल गया एक डाटा। दूसरा देखेंगे तो इतिहास में 800 का 16%, इतिहास में 800 का 16% आप ले लो, 16 8 128, और 128 में आपका इतिहास में 3 और 5 8, ये 8 रेशियो के बराबर है ये, ठीक है। और महिला कितनी है उसमें इतिहास में? 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू निकालना है तो 128 डिवाइड बाय 8 गुणित 5 करना पड़ेगा। 8 एकम 8, 4 8 से 48, 16 पंचे 80, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। इसका अंतर पूछ रहा है 32 और 80, अंतर ले लो कितना जाएगा? 32 में 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 82, 2 कम कर दो तो कितना? 48, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय किसी समारोह में केवल गणित और जीव विज्ञान के लेक्चर को सम्मिलित होना है। इस समारोह में गणित के पुरुष लेक्चर की संख्या का जीव विज्ञान के पुरुष लेक्चरों की संख्या से अनुपात क्या करना है? तो गणित के पुरुष, तो गणित टोटल देखो पहले 800 का 30%, 800 का 30% मतलब ले लो 240। अभी टोटल है, लेकिन यहाँ किस प्रकार से बटा गया है? 7:3 में, मतलब टोटल कितना हो गया? 10 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 24। पुरुष कितने हैं? 7 रेशियो, तो 7 रेशियो बराबर 24 गुणित 7, 24 7 168, ठीक है। जीव विज्ञान के पुरुष लेक्चर, तो जीव विज्ञान के टोटल देख लो पहले। जीव विज्ञान की 12%, 800 का 12%, 800 का 12%, 96। अब इस 96 में जीव विज्ञान में 3:1, मतलब कि टोटल 4 रेशियो बराबर 96, 1 रेशियो बराबर 24। पुरुष कितने हैं? तो 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो बराबर 24 दिया 72। तो निकालना क्या है? 72 और 168 में अनुपात निकालना है, तो ये निकाल लो अनुपात। 168 रेशियो 72, किसे काटे? 4 एकम 4, 3 4 8 32, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब ये 6 कैसे? 3 से 3 छक्के 18, 3 एकम 3 1, 3 चौके 12, 2 तिया 2 सत्ती, 7:3, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, किसी समारोह में केवल रसायन विज्ञान और इतिहास के लेक्चर सम्मिलित होना है। इस समारोह में रसायन विज्ञान में महिला लेक्चर, रसायन मतलब कि 22%, तो 800 का 22%, 800 का 22%, 8 दूनी 16 6 1, 8 दूनी 16 17, 176। अब इसमें महिला मतलब देखो रसायन विज्ञान में 6:5 है, मतलब कि टोटल 11 रेशियो है, तो हमको महिला मतलब कि 5 रेशियो की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? 176/11 गुणित 5 करके, 11 कम 11 कितना था? 6, 11 छक्के 66, 16 पंचे 80, ये हो गया एक डाटा तैयार हमारे पास। उसके बाद इतिहास में पुरुष लेक्चर, इतिहास में टोटल कितना है? इतिहास 16%, मतलब कि 128 हमने निकाले थे इतिहास का टोटल, ठीक है। इसमें पुरुष निकालना है, इतिहास में पुरुष लेक्चर की संख्या से कितने अधिक है, तो पुरुष कितने हैं इतिहास में? तो ये टोटल है, और इतिहास में 8 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 128/8 है, तो पुरुष कितने हैं? इतिहास में 3 रेशियो है, तो 8 एकम 8, 4 8 से 48 48, 48 पुरुष हैं। तो कितना अधिक है? 80 48 से कितना अधिक है? तो 50 और 30 32 अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में 48/100, 16 दूनी 32, 16 3 48, 2/3 मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। देख लो कौन सा है? 2/3, 33 नहीं 16 नहीं 66, 1/3 होता तो 33.33 होता, 2/3 है तो 66.66 बोलो, या 66 सही 2/3% बोलो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये एक DI का क्वेश्चन हो गया।
इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, दूसरे दिन और चौथे दिन, मतलब कि आपको प्रत्येक दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों का डिग्री वार वितरण दिया गया है। ये क्या आपको डिग्री में दिया है, एंगल में दिया है, ठीक है ना। दूसरे दिन और चौथे दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या में क्या अंतर है। दूसरे दिन और चौथे दिन डिग्री में ही देखो कितना है, दूसरा और चौथा, ध्यान से देखो तो 8 में 7 या 1 या फिर 17 में 77 डिग्री है, और दूसरा दिन और चौथा दिन है 58 डिग्री, तो ये हो गया आपका 9, ठीक है ना। 6 5 गया 1, 19 डिग्री का अंतर हो रहा है। संख्या में बताना है हमको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पूरा सर्कल होता है ये रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को, और यहाँ नंबर्स में ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2520 पृष्ठ को, ठीक है ना, पृष्ठों की संख्या को। तो 1 डिग्री बता रहा है इस प्रकार से, हमको निकालना है 19 डिग्री का, तो यहाँ पर 19 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर, तो 19 का निकालना है, तो बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब बस सॉल्व करो, किससे करें हम, 4 से करते हैं। 4 छक्के 24, 1 4 तिया 12, 4 निया 36, 9 सत्ते 63, 19 सत्ते 133। ऑप्शन नंबर देख लो सी, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 72 लीटर पानी से भरे एक बर्तन में से कई लीटर पानी निकाला गया है और समान मात्रा में दूध बर्तन में मिला दिया गया। फिर से समान मात्रा में मिश्रण को निकाला गया और दूध मिला गया, मतलब 2 बार प्रक्रिया हुई है। परिणाम स्वरूप बर्तन में 32 लीटर पानी शुद्ध रह गया। आरंभ में कितना पानी निकाला गया था, हमको नहीं पता कितना पानी निकाला गया था, तो x मान लेते हैं। फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन है। पहले कितना निकाला गया, लास्ट में कितना सह रह गया, तो 32 रह गया। पहले कितना रह गया था, तो 72 रह गया था। ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, तो ये 100 नहीं, ये जितना पहले मात्रा थी 72 लीटर पानी, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है ना। 32/72, 1 माइनस x/72 का होल स्क्वायर, काटो इसको, किससे कटेगा, 4 8 32, 4 कम 4 3 4 तिया 12, नहीं 4 कम 4 3 4 8 32, फिर 4 दूनी 2 चौके 8, 2 नी 18, 4/9 आ गया, और यहाँ पर 1 माइनस x/72 होल स्क्वायर, मतलब कि ये 2/3 हो जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो 1 माइनस 72। अब x/72 जो है इधर आएगा, और ये 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1/3 हो जाएगा, x/72 हो जाएगा, x बराबर 72 इधर गया, 3 नीचे है, 24 दिया 72, 24 लीटर है आपका आंसर। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और ले ही लेते हैं लास्ट में, एक छोटा सा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट में। कितने वर्षों में 1,25,000 की राशि 16% ब्याज की दर से, प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1,57,464 हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगा हो, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगा हो, कितनी है राशि, 16%। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनाना था हमें। 16%, मतलब कि 16% मैंने क्या, इसका मतलब क्या हुआ आपका। हाँ, पहली बात तो ये है 16% प्रति वर्ष ब्याज की दर से हमको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो इसको आप सीधे सीधे आधा कर दो, कितना ले लो, इसका आधा 8% लेना पड़ेगा, इसका जस्ट हमें आधा लेना पड़ेगा। अब 8% मतलब कि 4% का मतलब होता है 1/25, तो 8% का मतलब 2/25, तो डायरेक्टली 8% को लिखो आप 2/25, ठीक है ना। मतलब 25 से कितनी हो जाती है, 2 बढ़ करके 27 हो जाती है। अब हमको निकालना है कितने वर्षों में। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना, ट्रिक लगाओ। कैसे, देखो राशि को ध्यान से देखो, 1,25,000 ये है। अगर मैं एक काम करूं, 25/27 को अगर मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि इसको इस प्रकार से कर सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं 3/4, या मैं बोलूँ 3 दूनी 6 4 दूनी 8, इसमें कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा करने से थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, 25/27 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि 50/54 है। दिमाग बस लगाना है बस। अब ये 50/54 है, और नीचे में क्या दिया हुआ है, 1,25,000, मतलब कि 125। देखो ये 1 0 3 0 छोड़ो, हाँ यहाँ से ये भी समझ सकते हैं, यहाँ 1 0 है, यहाँ 3 0 है, तो 10 का क्यूब लूँगा तो कितना होगा, 1000 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये समझो 5 का क्यूब लूँगा तो कितना होगा, 125 होता है। इसका मतलब ये बात तुरंत क्लिक करनी चाहिए, अर्धवार्षिक है, मतलब 6-6 माह वाला हमारा एक केस है,
तो ये 50, ये 50, ये 50, कहीं ऐसा होगा तब जा कर के आपको ये वैल्यू मिलेगी। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो 54 को आप 3 बार गुणा करके देख लेना, आपको 1,57,464 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका आपने देखा कि 50 को ऐसा मैं कितने बार गुणा करूं कि 125 वाला मिलेगा, तो दिख रहा है 5 पंचे 25, पंचे 125, मतलब यहाँ 3 छमाही लग रही है। 3 छमाही लगना, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, टोटल कितना हो गया? 1.5 साल। चलो आंसर ऑप्शन बी। बस कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर ये 25 ना देख करके बस 50 देख लो, 50 दिख गया तो 125, अरे 5 125 3 बार जा रहा है, मतलब कि 3 साल। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो छमाही वाला था ना, तो यहाँ 3 छमाही बनी है, 6 6 6, मतलब कि 1.5 साल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आप सभी लोग 54 को 3 बार गुणा करके देख लेना, वही आपका बिल्कुल अमाउंट बनता है कि नहीं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बनता है कि नहीं। क्लियर है? तो ये तो हुआ सॉल्यूशन CGPSC में कल की परीक्षा जो आयोजित हुई थी, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पेपर बढ़िया था, लेकिन अभी बाकी बचे हुए क्वेश्चन अभी मैं नेक्स्ट क्लास जब मैं अपलोड करूँगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।